Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about West Asia conflict. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lake rate and international relation. Okay, so let's get started. Okay, before moving ahead, I want to tell you one thing. If you guys are finding my videos helpful in any of the way and even just made your learning experience a little easier, I kindly ask you to like and subscribe to my channel. By doing so, you're not just supporting the channel, you're helping to create a community of learners, and we could say spreading knowledge to more people who need it. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। सी देखो, 7 अक्टूबर 2023 को यानी एक साल पहले हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया, लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले यूएसए के सिक्योरिटी एडवाइजर ने आर्टिकल में लिखा था कि वेस्ट एशिया हमारे टेन्योर में काफ़ी स्टेबल है, और वो अपने अकॉर्डिंग सही भी बोल रहे थे। उनका रीज़न क्या था इस चीज़ को बोलने का? बिकॉज उस टाइम पे अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ यूएई, बहरेन एंड मोरक्को के बीच, मीनिंग इसराइल ने इन कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए। देखो, ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है ना वेस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली आप इसराइल एंड हमास के बीच में देखोगे, वो बहुत ज़्यादा एक्सकेलेट हो गई है और वो 3 टायर्ड वॉर बन चुकी है, राइट? जिसमें और भी रीजनल एक्टर्स इन्वॉल्व है, हिजबुल्ला एंड ईरान, राइट? अगर हम प्री अक्टूबर 2023 की बात करें, तब मिडल ईस्ट जो है रिलेटिवली क्वाइट था डिस्पाइट ऑनगोइंग चैलेंजेस। लेकिन ये जो इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है वो टेंस पर्टिकुलरली वेस्ट बैंक में था, बट वहाँ पे डी एस्केलेशन तो हो ही नहीं रहा था गाजा में। एब्राहम अकॉर्ड जो हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसने इनिशिएट किया अरब और इसराइल के पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, जिसमें सऊदी अरेबिया भी नॉर्मलाइज हुआ इसराइल के साथ। और G20 समिट जो हुआ ना सितंबर 2023 में, उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा इंडिया को यूरोप के साथ विया पर्शियन गल्फ एंड इसराइल। अभी देखो, 7 अक्टूबर 2023 में क्या हो गया था? हमास का डेडली अटैक हुआ इसराइल पे, जो कि फर्स्ट लार्ज स्केल असॉल्ट माना गया 1948 के बाद, जिसने शिफ्ट कर दिया इसराइल का नरेटिव किससे? फ्रॉम ट्रीटिंग पैलेस्टाइन वायलेंस किससे? फाइटिंग टू एग्जिस्टेंशियल वॉर अगेंस्ट टेरर। आप यहाँ पे देखो, इन वेस्ट एशियन कंट्रीज की लोकेशन को जान सकते हो। सऊदी अरेबिया कहाँ है, इराक कहाँ है, ओके, और येमेन कहाँ है, राइट? अभी देखो, 3 फ्रंट वॉर की बातचीत हो रही थी। ये कॉन्फ्लिक्ट 3 फ्रंट वॉर में हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है वेस्ट एशिया में। सबसे पहले हमास जो है वो प्राइमरली सबसे पहला फ्रंट है जो कि हॉस्टालिटीज को लीड कर रहा है। हिजबुल्ला, जिसने ईरान के लिए ओपन किया एक सपोर्ट फ्रंट थ्रू हिजबुल्ला इन लेबनान, क्योंकि इजराइल ने लॉन्च किया था असॉल्ट ऑन गाजा। ईरान की अगर हम बात करें, ईरान में क्या हुआ? इसराइल ने एक्सपैंड किया अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को, जिसमें उन्होंने टारगेट किया हिजबुल्ला को और स्ट्राइक किया ईरानियन की पोजीशंस को, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स एम्बेसी का डेमस्कस एरिया भी आया, और रिटेलिएशन में ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया इसराइल पे। अभी देखो, इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है 3 टायर वॉर में? इसराइल की स्ट्रैटेजी जो है ना 3 फ्रंट वॉर पे, वो बैलेंस ऑफ पावर को ऑल्टर करना है वेस्ट एशिया में कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर हम बॉटम टायर की बात करें, गाजा, इसराइल का प्राइमरी गोल है डिस्ट्रॉय करना हमास को और सिक्योर करना रिलीज ऑफ होस्टेजेस। मिडिल टायर में लेबनान, जिसमें इसराइल का एम है हिजबुल्ला को पुश करना बॉर्डर से और प्रिवेंट करना रॉकेट अटैक्स को इसराइल में, जो कि डिस्प्लेस रेजिडेंट्स को डिस्प्लेस करते कहाँ करना? अपर गैलीलियो में, सो दैट वो घर रिटर्न कर सके। और जो रीसेंट किलिंग हुई है नजरल्ला की, जो कि की फिगर थे ईरानियन एक्सिस में, वो इस ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करते हैं। इसराइल ने इनिशिएट किया एक ग्राउंड इन्वेजन लेबनान में। टॉप टायर जिसमें ईरान आता है, इसराइल सीख कर रहा है कि कैसे वीक किया जाए ईरान को टू मेन रीजनल राइवल। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्तली बेनेट ने डिस्क्राइब किया कॉन्फ्लिक्ट को एज अ वॉर अगेंस्ट राइवल ऑक्टोपस विद ईरान एज द हेड और उसके मिलिशिया, जिसमें है हमास, हिजबुल्ला, हौथीज, अशदुल्ला, वो उसके टेंग टेल्स के फॉर्म में है, मतलब एक जैसे हैंड और उसके फिंगर्स है ना, उस तरीके से दर्शाया, राइट?
नेक्स्ट, क्यों वेस्ट एशिया कंसिस्टेंटली प्रोन है कॉन्फ्लिक्ट्स को? सबसे पहला, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज एंड प्रॉक्सी वॉर। देखो ये जो राइवलरीज है ना ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में और कुछ ऐसे कंट्रीज के बीच में, वो टेंशन क्रिएट करते हैं वेस्ट एशिया में, जो कि नेशन के खुद ही नेशन के विद इन ये एक्सपैंड हो रही है। ये जो कंपटीशन है वो मैनिफेस्ट करता है इन द सपोर्ट, और उनके अपोजिंग साइड्स जो है वेरियस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ये जो येमेनी का सिविल वॉर है, जिसमें सऊदी अरेबिया ने कोलिशन लीड किया था अगेंस्ट ईरान बैक्ड हाउथीज रेबल, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए थे। ओवर 377,000 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी यूएन के द्वारा। कब से कब तक? 2015 से 2022 के बिगनिंग तक। ये जो प्रॉक्सी वॉर्स होती है ना रिफ्यूजी क्राइसिस को लेके, एज पर यूएन रिफ्यूजी एजेंसी 2024 पे, उसमें 7.2 मिलियन सीरियंस जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस किए गए अपने कंट्री में, जहाँ पे 70% की पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड की नीड में है। एडिशनली इजराइल देखता है ईरान को एज अ थ्रेट बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्लियर एम्बिशन, और वो सपोर्ट जो उनके पास है हिजबुल्लाह से, जिसकी वजह से साइबर वॉरफेयर एयर स्ट्राइक देखने को मिलती है ईरानियन टारगेट्स पे सीरिया में। 2022 में ईरान ने एक्यूज किया इसराइल को किस चीज के लिए? सेबोटाजिंग नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी। इसराइल ने रिसेंटली क्लेम किया कि उन्होंने किल किया है एक सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर को इन अ स्ट्राइक ऑन बेरत लेबनान रिसेंटली। और जो आपको पता है रिसेंट पेजर अटैक जो लेबनान में हुआ, वो भी एट्रीब्यूट किया जाता है इसराइल की तरफ, राइट? नेक्स्ट, रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म एंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। जो सुन्नी शिवा डिवाइड है ना, वो मेजर फैक्टर है इन कॉन्फ्लिक्ट्स का वेस्ट एशिया में, जो एग्जैस्परेट करता है इस वायलेंस को और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को। पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 85% सुन्नी और 15% शिया की है विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया। 500,000 पीपल जो है वो उनकी डेथ हुई इराक में एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर रिलेटेड कॉजेज बिटवीन यूएस लेड इन्वेजन जो 2003 में हुआ और मिड 2011 में हुआ। बहरीन ने भी एक्सपीरियंस किया है टेंशन ड्यू टू Sunni monarchy repression of Shia majority population, particularly 2011 अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट के बाद से। ये जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये सिग्निफिकेंटली रीजन को इनस्टेबल बना देते हैं। नेक्स्ट इज अबंडेंस ऑफ ऑयल एंड रिसोर्स कंट्रोल। वेस्ट एशिया देखो अप्रोक्सीमेटली 48% ऑफ वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व है, जो कि चाहता है कि मतलब लोग चाहते हैं कि उस पर कंट्रोल मिले इन रिसोर्सेज पे, और इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ना ऑयल के ऊपर, उसकी वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट उठते हैं, जैसे इराक कुवैत कॉन्फ्लिक्ट जो कि मोटिवेट किया गया था ऑयल कंट्रोल एंड जिसकी वजह से गल्फ वॉर हुई। ओपेक का डिसीजन ये कि इन्फ्लुएंस करना ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को, मेंबर ऑफ ओपेक प्लस ऑयल अलायंस ने डिप्लॉय किया कि कैसे वो हाइक प्रोडक्शन करेंगे बाय शेड्यूलिंग 180,000 बैरल पर डे इन अक्टूबर 2024, राइट? एडिशनली स्ट्रैटेजिक वाटरवेज जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो कि वाइटल है ऑयल ट्रांसिट के लिए, राइट, उस पर भी अटैक होते हैं। और फिफ्थ वर्ल्ड का 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड टोटल ऑयल कंजप्शन पास होता है स्ट्रेट से डेली बेसिस पे, राइट? नेक्स्ट इज कॉलोनियल लीगेसी एंड आर्टिफिशियल बॉर्डर्स। ये जो कॉलोनियल लीगेसी है ना वेस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली स्काइज पीकॉट एग्रीमेंट, वो इस्टेब्लिश करती है अर्बिट्रेरी बॉर्डर्स जो जिसमें एथनिक और ट्राइबल डिविजन्स को इग्नोर किया गया है, जिससे लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसकी वजह से कम्युनिटी में स्प्लिट देखने को मिला है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, और उनको फोर्स किया गया है मल्टी एथनिक स्टेट्स में लैकिंग अ यूनिफाइड नेशनल सिक्योरिटी। कुर्दिश स्ट्रगल जिसमें फॉर ऑटोनॉमी वो एग्जाम्प्लीफाई करता है कि कुर्द्स को इंडिपेंडेंस चाहिए थी टर्की के अक्रॉस, सीरिया के अक्रॉस, इराक के अक्रॉस, ईरान के अक्रॉस, जो कि हाईलाइट करते हैं 2017 रेफरेंडम जो इराक में हुआ, दैट वाज मेट विद द ऑपोजिशन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। पैलेस्टाइनियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जिसका रूट है ब्रिटिश मैंडेट विद ऑनगोइंग डिस्प्यूट, जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों को डिस्प्लेस किया गया। अभी सितंबर 2024 की बात करें, सिचुएशन और डिट्रॉइट हुई विद इजराइल सीज प्रिवेंटिंग ऑफ 83% ऑफ फूड एड जो है वो क्या हो रही है कि गाजा पहुंच ही नहीं पा रही है, राइट? देखो अथॉरिटेरियन रिजाइम और पॉलिटिकल रेपरेशन इज वन ऑफ द अदर रीजन। वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो अथॉरिटेरियन रिजाइम्स के द्वारा गवर्न की जाती है, जिसमें मोनार्कीज और मिलिट्री डिक्टेटरशिप आता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल रेपरेशन देखने को मिलता है। अरब स्प्रिंग जो 2011 में हुआ उसकी वजह से सिग्निफिकेंट अपराइजिंग देखने को मिले, काफी सारे रिजाइम्स उठे और ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ। और मार्च 2024 में रशिया के सपोर्ट से असद रिजाइम जो है उन्होंने कंडक्ट किया अटैक अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट सीरिया, जिससे 500 सिविलियन की कैजुअलिटीज हुई, राइट?
नेक्स्ट इज फॉरेन इंटरवेंशन एंड मिलिट्री प्रेजेंस। यूनाइटेड स्टेट्स ने मेंटेन किया है एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस वेस्ट एशिया में ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन ऑयल एंड रीजनल स्टेबिलिटी। सिंस 2001 यूएसए इन्वॉल्व था अफगानिस्तान, इराक, सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में। 2003 में इन्वेजन हुआ इराक का। तो ऐसे से काफी सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले। क्या इम्प्लीकेशन है इशू के इन वेस्ट एशिया फॉर इंडिया? देखो, एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑयल इंपोर्टर, वेस्ट एशिया वाइटल है इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, राइट? तो 2022 और 23 में इराक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बना इंडिया का टू आफ्टर रशिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इस रीजन में ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली, राइट? तो इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंडिया ने अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया, और जिसमें एग्रीमेंट्स आते हैं रशिया के साथ, यूएस के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ। रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा वेस्ट एशिया में, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे, हाँ, वो नंबर हुआ है ओवर 8 मिलियन, जो कि क्रूशल है सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस के लिए। इंडिया को 2021 में 87 बिलियन रेमिटेंसेस मिला है, जिसमें से 50% तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से आया। तो इकोनॉमिक डाउनटाउन जो है वो देखने को मिल सकता है, राइट? ट्रेड रिलेशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है दैट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर, और फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के बीच में इंडिया का जो ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ट्रेड है वो 161.59 बिलियन रहा है। ऐसे डिसरप्शन हुआ ना अगर ट्रेड रिलेशन में, तो उससे रीजनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाली है इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को। फर्दर, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद कंट्रीज लाइक यूएई, जिसका एम था एनहांस करना ट्रेड, वो हिंडर हो सकती है जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड रूट, जो स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम चौक पॉइंट्स है जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्माज, यहाँ देखिए आप, कहाँ पे, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्माज और बब अल मंदेब, ये क्रूशल है इंडिया की ट्रेड एंड एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए। तो अगर थ्रेट हुआ इन वाटरवेज को फ्रॉम पायरेसी और स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, वो जियोपर्टाइज कर सकते हैं इंडिया की ट्रेड सिक्योरिटी को। और देखो, स्ट्रेट ऑफ हार्माज अभी भी क्रिटिकल चौक पॉइंट है। ओके, टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, जो इंस्टेबिलिटी है ना वेस्ट एशिया में, वो फर्टाइल करती है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, आईएसआई, अल कायदा, हिजबुल्लाह, जो कि रिक्रूट करते हैं साउथ एशिया से इंक्लूडिंग इंडिया। तो रीसेंट एफएटीएफ की रिपोर्ट हाईलाइट करती है सिग्निफिकेंट टेररिज्म थ्रेट टू इंडिया फ्रॉम आईएसआई एंड अल कायदा, जो कि लिंक्ड, जिनके ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर में, राइट? कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज की अगर हम बात करें, तो वो इंडिया एंड वेस्ट एशिया के बीच में वो इन्फ्लुएंस करते हैं बायलैटरल रिलेशन को, बिकॉज इंडिया इज अ होम टू द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, मेकिंग डेवलपमेंट इन वेस्ट एशिया पर्टिकुलरली रिगार्डिंग इस्लामिक होली स्टेट्स ऑफ डोमेस्टिक इंपॉर्टेंस। जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है एंड ग्रेट पावर राइवलरी भी है। चाइना एक्सपैंड करी अपना इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चैलेंज है इंडिया के लिए। स्पेशली चाइना अगर स्ट्रेंथन करती है अपने टाइज ईरान एंड सऊदी अरेबिया के साथ। इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था I2U2 ग्रुप में, विच इज इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, सिंस जुलाई 2022, वो एक न्यू फेज को मार्क करता है वेस्ट एशिया के पॉलिसी में। बट अगर हमने बैलेंस नहीं किया इन राइवल नेशंस के साथ ऑफ इजराइल एंड यूएई, वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन के आएगा। क्या मेजर लिए जा सकते हैं इंडिया के द्वारा टू बैलेंस इट्स रिलेशन टू वेस्ट नेशन कंट्रीज डिस्पाइट कंसर्न? एक तो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को परस्यू किया जा सकता है, नॉन अलाइनमेंट, राइट? मतलब उनको अपना नॉन अलाइनमेंट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अपनी इकोनॉमिक और एनर्जी टाइज को इंडिया क्या कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है, डाइवर्सिफाई कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक्सपैंड करना चाहिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। इंडिया को बायलैटरल रिलेशन स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए रीजनल मल्टीलेटरल फोरम में, जैसे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एज एन ऑब्जर्वर, क्वाड, I2U2, एक्सेट्रा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस करना चाहिए, सो दैट इंडिया स्ट्रेंथन कर सके अपनी नेवल प्रेजेंस अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन में, जिससे उनका ट्रेड आराम से हो सके, राइट? प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव, और कल्चरल डिप्लोमेसी एंड पीपल टू पीपल टाइज को प्रमोट करने की जरूरत है। इन द कंक्लूजन, इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना चाहिए, जिसमें हम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रीजनल टेंशन को नेविगेट कर सके और प्रायोरिटाइज कर सके इशू बेस्ड डिप्लोमेसी एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, जो कि बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.